नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। नागरिकता की यह दूसरी क्लास है। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके आगे की चीज़ों को आज हम कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये चार अनुच्छेद बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 के समय कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ठीक है। और कल हमने बताया था कि अनुच्छेद 9 में लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में है। मतलब अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है। चलिए तो देखते हैं नागरिकता का अंत। एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप। एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप देखिए, नागरिकता का अंत सिर्फ 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से 3 तरीके हैं? या तो स्वयं कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग करे, स्वयं नागरिकता का परित्याग करने पर एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका यह होता है यदि वह विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ले। विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ले मतलब किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाए, कर ले, तब किसी व्यक्ति को जो है किसी व्यक्ति से भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक। तीसरा जो आपका आधार है नागरिकता के अंत का, वो ये हो सकता है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीने जाने पर। तो नागरिकता का अंत सिर्फ 3 तरीके से हो सकता है। या तो वह कोई व्यक्ति स्वयं नागरिकता का परित्याग कर दे, या तो विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ले, अनुच्छेद 9 के तहत उसकी यहाँ नागरिकता खत्म हो जाएगी, या तो सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता छीन ली जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरकार के द्वारा केवल 6 आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है। उसमें से कौन कौन सा आधार? जैसे कि संविधान, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा रखने पर। दूसरा क्या आधार हो सकता है? दूसरा आधार हो सकता है कि युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर। तीसरा क्या हो सकता है? गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर। चौथा क्या हो सकता है? चौथा ये हो सकता है किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा ये हो सकता है लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर रहने पर। आपका छठवां ये हो सकता है, 5 तरीके हो गए। छठवां ये हो सकता है कि यदि पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त किया गया है, तब प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई हो। ध्यान समझिएगा, किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत 3 तरीके से केवल हो सकता है। पहला तरीका है स्वयं नागरिकता छोड़ दे वो,
दूसरा तरीका हो सकता है किसी विदेशी देश के नागरिकता स्वीकार कर ले वो, अनुच्छेद 9 के तहत उसका इंडियन नागरिकता खत्म हो जाएगा। तीसरा तरीका हो सकता है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। अब सरकार केवल इन्हीं 6 आधारों पर छीन सकती है। सरकार कब कब छीनेगी? पहला, संविधान के प्रति निष्ठा रखने पर, संविधान को आप न मानिए तब सरकार आपसे नागरिकता आपकी छीन सकती है। युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप पाकिस्तान शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं तो इसको आधार बनाते हुए अपनी नागरिकता का अंत किया जा सकता है। तीसरा तरीका है गलत तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना, मतलब 420। आप गलत आधारों पर, गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अगर इंडिया की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपकी नागरिकता सरकार छीन सकती है। चौथा तरीका हो सकता है भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने से। सानिया मिर्जा ने विदेशी पुरुष से विवाह किया, बहरहाल उनकी नागरिकता नहीं छीनेगी क्योंकि वो प्लेयर हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं और वो भारत के नाम से जानी जाती हैं। उनका भारत को आगे बढ़ाने में एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भूमिका हो सकती है, इसलिए अपवाद स्वरूप उनकी नागरिकता छीनी नहीं गई है। लेकिन यदि कोई और विदेशी इंडिया की महिला अगर किसी विदेशी पुरुष से विवाह करती है तो उसकी नागरिकता सरकार छीन सकती है, ठीक है। या लगातार भारत से बाहर 7 वर्ष तक आप रह रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता सरकार छीन सकती है। या आपका आखिरी आधार आपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या फिर पंजीदेशीकरण के माध्यम से अगर नागरिकता प्राप्त किया हुआ है और 5 वर्ष आपको नहीं हुआ है और 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश के द्वारा आपको 2 वर्ष की सजा दे दी जाए तो भी आपकी नागरिकता काम सरकार कर सकती है, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं। देखिए, ये एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप मैंने बता दिया, इसमें आप लोगों को 9 समझ में आया होगा। अनुच्छेद जो 10 है, अनुच्छेद जो 10 है वो ये कहता है कि सरकार किस नियम के तहत सरकार संसदीय विधि के माध्यम से ही संसद विधि के माध्यम से ही किसी व्यक्ति नागरिकता छीन सकता है। तो यही आधार है। 9 ये कहता है विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर यहाँ नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 ये कहता है सरकार नियम के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। और उसके बाद 11, अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। नियम बनाने का अधिकार। अब जब नियम बनाने का अधिकार है तो संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। अब ध्यान समझिएगा, कल मैंने जो आपको बताया 5, 6, 7, 8 ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तब किन किन व्यक्तियों को नागरिक माना जाएगा। और हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो किन किन आधारों पर वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा हुआ है कि संविधान के लागू होने पर कौन से व्यक्ति नागरिक माने गए, और हम ये देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम में जो प्रावधान लिखे गए उसके अनुसार कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे पा सकता है। तो उसके 5 आधार हैं, उन 5 आधारों पर चर्चा हम करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को विधि बनाने का अधिकार है। इसी विधि बनाने के अधिकार के तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया जो कहता है कोई व्यक्ति 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सा? बाई बर्थ, जन्म से। अब देखिए, जन्म से नागरिकता कौन? 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा बच्चा, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, अगर इंडिया में जन्म हुआ है तब वह नागरिक माना जाएगा, इंडिया का नागरिक होगा। लेकिन इसमें अपवाद है। इसमें अपवाद क्या है? इसमें 2 अपवाद है। बहुत सारे देशों के जो है राजदूत इंडिया में रहते हैं, अब वो काम करने आए हुए हैं, एम्बेसी में रहते हैं। तो जो विदेशी जो राजदूत जो इंडिया में रह रहे हैं, अगर उनके बच्चे का जन्म यहाँ होता है, विदेशी राजदूत के बच्चे जिनका जन्म इंडिया में हुआ है, वो नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि वो तो ड्यूटी कर रहे हैं ना, आज काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी आज लगी हुई है इंडिया में, तो काम कर रहे हैं, 2-4 साल बाद चले जाएंगे, इसलिए नागरिकता नहीं दी जाती उनको। और शत्रु के अधीन कोई क्षेत्र, जैसे कि पीओके, अब यह है एरिया हमारा लेकिन ये पाकिस्तान के अंडर में है, तो शत्रु के अधीन कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां उस बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी, नागरिकता नहीं मिलती है। क्योंकि अगर शत्रु देश के अधीन हमारा कोई क्षेत्र है तो वहां पर रहने वाले लोग उस शत्रु देश से संबंधित होंगे, उनकी विचारधारा उनसे मैच करेगी, तो उनको हम नागरिकता नहीं देते हैं, ठीक है। ये शत्रु देश के अधीन
कोई क्षेत्र हमारा है जैसे कि पीओके, वहाँ पर जन्मे बच्चे को नागरिकता इंडिया की नहीं दी जाएगी। अच्छा, इसमें जो है इसमें संशोधन किया गया। इस जन्म के आधार पर जो नागरिकता पाने की व्यवस्था है, इसमें 1986 में एक संशोधन किया गया और कहा गया कि अब केवल इंडिया में जन्म लेने से ही नागरिकता नहीं मिल जाएगी, बल्कि उसके लिए एक यहाँ पर शर्त जोड़ दिया गया कि शर्त यह है कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो। तो यहाँ जन्म से नागरिकता कोई व्यक्ति पा सकता है यदि उसका 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया में जन्म हुआ है, वो नागरिक होगा। लेकिन दो अपवाद हैं, विदेशी राजदूतों के बच्चे नागरिक नहीं होते हैं। 17 देश के अधीन हमारा कोई क्षेत्र है, वहाँ पर जन्मे बच्चे नागरिक नहीं होते हैं। अब यहाँ 1986 में संशोधन के माध्यम से शर्त जोड़ा गया कि इंडिया में जन्म लेने के अलावा अगर माता पिता में से कोई एक आपका जो है इंडियन नागरिक है, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो इतना आशा करते समझ में आया होगा। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार है वंश परंपरा से, बाई डिसेंट। ये अधिनियम कहता है, एक प्रकार मैंने बता दिया, इस तरीके से आप नागरिकता पा सकते हैं। दूसरा आधार आपका है बाई डिसेंट, वंश परंपरा से। वंश परंपरा से मतलब यदि 26 जनवरी 1950 के बाद विदेश में जन्मा बच्चा, अगर कोई बच्चा है जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, वो भी नागरिक हो सकता है। विदेश में जन्मा बच्चा नागरिक हो सकता है। 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई लड़का ऐसा है जिसका विदेश में जन्म हुआ है, तो वो भी नागरिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें शर्त क्या थी? उसमें शर्त ये थी कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, भारतीय हो। अब लेकिन यहाँ पर देखिए, बात समझिएगा, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ये हुआ कि इन चीज़ों का मिसयूज हो रहा था, तो 1992 में संशोधन किया गया और कहा गया माता पिता कोई दोनों में से कोई एक नहीं, बल्कि कोई बच्चा जिसका जन्म विदेश में हुआ है वो इंडिया का नागरिक तब माना जाएगा जब उसकी माँ भारतीय हो। उसकी माता का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। भारतीय होना अनिवार्य मतलब अगर आप इंडिया में जन्म नहीं ले रहे हैं, आपने विदेश में जन्म लिया हुआ है, तो भी आप नागरिक हो सकते हैं यदि आपकी माँ इंडिया के नागरिक है। तो ये संशोधन 1992 में द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो बाई डिसेंट से आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, चलिए तीसरा आधार देखते हैं। तीसरा आधार है बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से कोई 4 तरीके के लोग इंडिया की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से लोग? पहला, जो 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ जरूरी ये सब चीजें हैं कि उसका कैरेक्टर गड़बड़ ना हो, मतलब उसके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह ना हो। ठीक है, 5 वर्ष से भारत में रह रहा है, या तो उसका जन्म भारत में हुआ है, जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन विदेश में रह रहा हो। मतलब पंजीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा करके आप नागरिकता पा सकते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के लोग? या तो 5 साल से डायरेक्ट वो लगातार रह रहा है, या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ लेकिन वो रह रहा है बाहर, तो भी पा सकता है। ठीक है, इनमें से कोई एक। तीसरा जो है, अगर कोई विदेशी महिला है, अगर वो भारतीय पुरुष से शादी कर ले, भारतीय पुरुष से विवाह करने पर उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसमें एक आधार और है, राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य नागरिक, अगर वो इंडिया में नौकरी करते हैं या निवास करते हैं, तो वो भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता पा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे कोई स्कीम निकलती है, आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा करके आप नागरिकता पा सकते हैं। कौन से 4 प्रकार के लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? एक तो वो जो 5 साल से लगातार रह रहा है, एक वो जिसका जन्म भारत में हुआ है लेकिन विदेश में रह रहा है, एक वो विदेशी महिला जिसने इंडिया के किसी लड़के से शादी की हो, और एक वो जो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य नागरिक हैं और वो इंडिया में रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। अब बात समझिएगा, राष्ट्रमंडल एक संगठन है। राष्ट्रमंडल जो है
एक संगठन जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी, ठीक है। भारत इसमें 1947 में शामिल हुआ और इसमें टोटल लगभग अभी 54 देश हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल वो संगठन है जिसमें ब्रिटेन के कभी अधीन रहे हुए देशों का यह संगठन है। तो राष्ट्रमंडल के वे सदस्य अगर इंडिया में रहते हैं तो उनको नागरिकता मिल सकती है पंजीकरण के माध्यम से, ठीक है। इसकी स्थापना 1931, भारत इसमें 1947 में शामिल हुआ। अभी इसमें 54 देश हैं और इसका मुख्यालय लंदन में है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पंजीकरण के माध्यम समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, देशीयकरण के माध्यम से। देशीकरण के लिए जरूरी है 10 साल रहना, ठीक है। चौथा जो आधार है हमारा देशीयकरण। देशीयकरण मतलब होता है देश का हमारे हो जाए, इतने दिन से रहते रहते हमारे देश का ही हो जाए। देशीयकरण मतलब बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन देशीयकरण। अब यहाँ पर अगर 10 साल से 10 वर्ष से भारत में रह रहा है, 10 वर्ष से भारत में रह रहा है, तो वो इंडिया का नागरिक हो सकता है, ठीक है। देशीयकरण के माध्यम से। देशीयकरण का भी प्रमाण पत्र होता है। अगर आप 10 साल से लगातार रह रहे हैं और आपका कैरेक्टर साफ सुथरा है, आपने कोई मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं हुआ है, आपने कोई अपराध नहीं किया हुआ है, आपकी विचारधारा स्वच्छ है भारत के प्रति, तो आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया देशीयकरण, ठीक। 10 वर्ष भारत में रह रहा हूँ, ठीक। अगला पांचवा हमारा आधार क्या है? पांचवा आधार है बाई इक्विजाइजेशन, इक्विजिशन ऑफ लैंड, इक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा। अब बात समझिए, जैसे मान लीजिए इंडिया है ये, ठीक है, इंडिया है। अगर यहाँ पर जो है पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, ठीक, बांग्लादेश बीच में है। अगर इन पड़ोसी देशों का कोई हिस्सा भारत में संधि या समझौते के बाद भारत संघ का हिस्सा बनता है, किसी क्षेत्र को भारत अर्जित करके भारत संघ का हिस्सा बनाता है, तो उसमें रहने वाले, जैसे अगर अभी कोई बांग्लादेश का कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा अभी बांग्लादेश में लेकिन संधि समझौता हो और उसको इंडिया के भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाए, तो उस क्षेत्र में रहने वाले समस्त नागरिकों को इंडियन नागरिकता अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो भूमि के अर्जन के द्वारा यदि उसको भारत संघ का हिस्सा बनाया जाए, कोई क्षेत्र ऐसा है जिसको भारत संघ का हिस्सा बनाया जाए, भारत संघ का हिस्सा बनाने पर उसमें रहने वाले समस्त नागरिकों को स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाता है, स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इतना आशा करते समझ में आया होगा, ठीक। अब देखते हैं, देखिए थोड़ा समझिएगा। सवाल कई बार ये बना हुआ है कि नागरिकता अधिनियम 1952 में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो जो ये अधिनियम है इसमें अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है टोटल। एक बार हुआ था 1986, मैंने आपको बता दिया है, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। ये 6 बार संशोधन अभी तक हुए हैं, ठीक है। आशा करते तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस अधिनियम में अभी तक केवल 6 बार संशोधन किया गया है और इसमें 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि OCI क्या है, PIO क्या है, CAA क्या है। इस पर हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।